अध्यक्षता कर रहे जियालाल सर, प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं दिग्विजय। मेरा विषय है, टाइटल है पेपर का, भाषा की राजनीति और राज्यों का पुनर्गठन। तो देश में, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ और इस सेमिनार का विषय है वो भाषा ही है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ और भाषा के आधार पर देश में बड़ी राजनीति चली। इसके बारे में सभी लोग इससे परिचित हैं। लेकिन जो ये पेपर है वो डिमांड ये करता है, वो कुछ प्रश्नों की बात करता है, जिसमें से एक मूल प्रश्न ये है, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने के बाद भाषा के आधार पर राजनीति बंद हो गई है, या फिर उस राजनीति का जो स्वरूप है उसमें क्या और कितना बदलाव आया है। इसमें सबसे पहले 1948 में हम देखेंगे एस.के. धर, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, उनके नेतृत्व में भाषाई आयोग बनाया गया, जिसमें इस बात की पड़ताल करनी थी कि क्या भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा तो यह समस्या समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में भाषा के आधार पर राज्य की मांग तो मौजूद है, लेकिन इसके आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश में विभाजनकारी शक्तियों को बल मिले। लेकिन इस संस्कृति को स्वीकारा नहीं गया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1948 में ही एक बार फिर एक और समिति बनाई, जिसे JP समिति कहा गया, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल। इस समिति ने भी माना कि देश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग तो बड़ी प्रबल है, लेकिन इसके आधार पर हम यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने लगेंगे तो देश में विभाजनकारी शक्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हमें वर्तमान में ये चाहिए कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के बजाय विकास के कार्यक्रम को ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे यह होगा कि जब विकास लोगों तक पहुंचेगा तो यह मांग स्वतः नीचे दब जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि 1951 का जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ, देश में आम चुनाव हुए, उसमें प्रमुख मुद्दा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, यही था, और इसी आधार पर राजनीति चली। और इस राजनीति को सबसे आप कह सकते हैं कि प्रखर रूप दिया, या आप कहें कि प्रचंड रूप से सामने आई, जब 19 अक्टूबर 1952 को मद्रास में श्री रामुलु ने आमरण अनशन शुरू किया, और ये चरम सीमा को पार कर गया जब 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। और इस निधन के बाद पूरे मद्रास में जिस तरीके की हिंसा हुई और अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ, 2 दिन के अंदर में ही नेहरू जी को नीचे आना पड़ा और झुकना पड़ा इस मांग के सामने कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए तैयार। क्योंकि एक समय वो मानते थे कि अगर हम ऐसा कदम उठाएंगे तो देश के लिए बहुत ही घातक होगा, और जिस विभाजन की त्रासदी के साथ हमने आज़ादी पाई, उस विभाजन की त्रासदी को एक बार फिर हम देश के अंदर आगे बढ़ावा देंगे। लेकिन दिसंबर 1953 में पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा हुई, और दिसंबर 1955 में उन्होंने, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया केंद्र सरकार को, जिसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग का सुझाव दिया गया था। लेकिन जुलाई 1956 में भारतीय संसद ने जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया तो उसने 14 राज्य देश में बनाए और इसके साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए। लेकिन जून 1956 में जब ये सारी प्रक्रियाएं सरकार द्वारा की गई और उसके बाद इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा विरोध इस अधिनियम में जो प्रावधान रखे गए और उसके आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ उसमें ही हो गया। तो एक समस्या के निवारण के लिए हमने एक उपाय किया, और उस उपाय पर भी अब समस्याएं शुरू हो गई। सबसे बड़ी समस्या महाराष्ट्र में आई, जहां कांग्रेसी सांसद N.V. गाडगिल के नेतृत्व में जोरदार और जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ, और यह आंदोलन चरम सीमा पर तक पहुंच गया जब केंद्रीय वित्त मंत्री C.D. देशमुख ने इस मुद्दे पर ही अपना इस्तीफा दे दिया कि महाराष्ट्र और मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात होना चाहिए। जब इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो 1956 में एक बार फिर सरकार ने की कि हम दोनों भाषाओं के लिए 2 अलग अलग राज्य जो है
स्थापित करेंगे। और 1 मई 1960 को आपको पता है कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए और गुजरात गुजरातियों के लिए 2 अलग अलग प्रांत जो है सामने आए। आगे चलकर पंजाब में भी भाषाई विवाद गहरा गया, जिसमें 1956 में पेप्सू पटियाला और ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन को पंजाब में मिला दिया गया, जिससे उसका आकार क्षेत्रफल का दायरा जो है बढ़ गया। लेकिन इसमें 3 भाषाई समूह थे जिसके बीच में फिर से तनाव उत्पन्न हुआ, जिसमें पंजाबी, हिंदी और पहाड़ी भाषा को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ। और इस तनाव का निपटान हम कहें 1966 में हुआ, जब पंजाब और हरियाणा को अलग अलग राज्य बना दिया गया और कांगड़ा और होशियारपुर के कुछ जिलों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। आज़ादी के 2 दशक के बाद 2 दशक तक चले इस भाषाई राजनीति में हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर कई सारे राज्य बने, कई राज्यों का पुनर्गठन किया गया, कई राज्यों की भौगोलिक सीमाओं में फेरबदल किया गया। लेकिन इसके साथ भाषा की राजनीति समाप्त हो जाएगी ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। 1970 के दशक के बाद से हम देखते हैं जब डीएमके का उदय हो जाता है तमिलनाडु में, भाषा के आधार पर ही उनका उदय हुआ और भाषा की राजनीति चमकाकर ही वो कई बार सत्ता में भी आए। और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था, जिन्होंने संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को समय समय पर, अभी उसकी संख्या जो है 22 हो गई है, 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया। लेकिन क्या इससे देश में राजनीति जो भाषा के आधार पर हुई उसको समाप्त किया जा सका? नहीं किया जा सकता। उसका उदाहरण हमारे पास है। उदाहरण ये है कि जब हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर अभी वर्तमान में मार्च 2023 में आप सभी ने खबर पढ़ी होगी कि दक्षिण भारत में, खासतौर पर तमिलनाडु में, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को हिंदी भाषी होने के कारण उनको वहां मारा पीटा गया और उनके साथ हिंसा हुई। यह सिर्फ विलुप्त होती भाषा की राजनीति, या हम कह सकते हैं कि भाषा की राजनीति की जो मांग है उसकी कमजोर पकड़ होने के कारण उसको पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे कृत्यों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि देश के दूसरे प्रांतों में भी 2009 में आपको याद होगा महाराष्ट्र में शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे के लोगों ने उत्तर भारतीयों पर किस तरीके से हिंसा की थी और दोनों यूपी और बिहार के मजदूरों के साथ मराठी लोगों का किस तरीके से टकराव हुआ था, ये हम सभी को विदित है। इसके अलावा हम देखें कि अगर सर्वे ऐसा माना जाता है कि देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, उन सभी के बीच में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, जिसको कि लेकर ये कहा जाता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो प्रदेश और देश के सभी प्रदेशों में लगभग बोली जाती है और उसको लोग समझने वाले हैं। लेकिन एक सर्वेक्षण कहता है कि 41% आबादी ही अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी को बताती है। तेलुगु, बंगाली, मराठी, तमिल को मातृभाषा के रूप में बताने वालों की संख्या 4 से 5% है। 2 से 3% लोग उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया पर दावा करते हैं। इसके अलावा 1 से 2% के बीच पंजाबी, भोजपुरी और असमिया भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसके साथ भाषा आयोग बना, तो भाषा आयोग में ये 2 सदस्य बंगाल और तमिलनाडु, जिसमें डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर जी सुब्बा नारायण ने ये कहा कि यदि हम देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को ही स्थापित करेंगे और हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, तो यह गैर हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी को थोपना होगा। और भाषा की राजनीति 2014 में फिर से चमक उठी, जब 2014 में भाजपा के नेतृत्व में और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और जिसमें ये कहा कि सभी मंत्रालय, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, सभी पीएसयू और बैंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदी को प्राथमिकता देंगे। तो इस बात का जो विरोध है वो पूरे चरम पर हुआ। खास तौर पे दक्षिण की राजनीति में जो भाषा की राजनीति वहाँ चरम पर चलती है, वहाँ से इसका विरोध हुआ। तो हम ये देखते हैं और आरोप ये लगाते हैं कि यदि आप हिंदी को बढ़ावा देंगे तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो दब जाएंगी या उनका खात्मा हो जाएगा। जबकि यदि हम गंभीरता से विचार करें तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आती है, क्योंकि
क्षेत्रीय भाषाओं के दमन का जो कारण है वह अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव या अंग्रेजी को बढ़ावा देने के कारण हुआ, ना कि हिंदी को बढ़ावा देने के कारण। यदि हिंदी को बढ़ावा देने के कारण या हिंदी के प्रभुत्व को आगे बढ़ाने के कारण ऐसी समस्या होती तो हिंदी तो कई सालों से है और कई शताब्दियों से है। क्या उसने किसी क्षेत्रीय भाषा का दमन किया? नहीं। लेकिन हम अंग्रेजी के संदर्भ में ये कह सकते हैं जैसे अंग्रेजी बढ़ती है वह एक भाषा को या कई भाषाओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब देश में भाषागत होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन भाषा की जब संकीर्णता मन में आ जाती है उसके बाद हम इस तरीके की राजनीति को देखते हैं। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं, एक उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो उन्होंने किसी ने उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर हिंदी में या हिंदी में दिया। तो फिर उसने फिर से दोबारा से इंग्लिश में सवाल पूछा, फिर उन्होंने जो है इन्होंने हिंदी में जवाब दिया। लेकिन जब उसने टूटी फूटी हिंदी में सवाल पूछा तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया और ये बोला कि देखिए भाषा जो है एक संपर्क और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का माध्यम है। इससे आप यह नहीं दिखा सकते हैं कि आपकी भाषा श्रेष्ठ है और मेरी भाषा जो है निम्नतर स्तर की है। लेकिन देश में भाषा की राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग और इतिहास इसका भरा पड़ा हुआ है कि किस तरीके से हिंसा। 1965 में दक्षिण भारत में जातीय द्रविड़ लोगों द्वारा हिंदी विरोधी दंगों में कई लोग मारे गए और कई लोगों ने आत्मदाह कर लिया और देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी भाषा को लेकर राजनीति करती रही। उदाहरण के लिए अगर आपको बताएं, और इससे आम लोगों को नुकसान हुआ है। 1989 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा बनाए जाने के फैसले के विरोध में या बनाए जाने के फैसले के बाद बदायूं में दंगे हुए जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान गई। इसका मतलब यह है कि भाषा की राजनीति करने वालों की राजनीति तो चमकी, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे गए उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। और असम की बात अभी हो रही थी तो असम में जो असमी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो खुद ही 1931 में अल्पसंख्यक हो गए। उदाहरण 1931 की जनगणना में असमियों ने न केवल अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था बल्कि वो अपनी परंपरागत मातृभूमि में वंचित अल्पसंख्यक भी हो गए। वह असम की कुल जनसंख्या के 33% से भी कम का प्रतिनिधित्व करते थे और मुस्लिम आप्रवासी जो जनसंख्या का लगभग 25% थे वाणिज्य और सरकारी नौकरशाही पर हावी थे। असमिया बंगाली दंगे 1950 में शुरू हुए और 1951 की जनगणना में कई बंगालियों ने असमियों को संतुष्ट करने के प्रयास में असमिया को ही अपनी मूल भाषा के रूप में सूचीबद्ध कर दिया। इसके अलावा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से ये समस्या समाप्त नहीं हुई कि लोग अपनी भाषा को लेकर अलग अलग समय पर ऐसी मांग फिर से करते रहे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित एक क्षेत्र है जिसका नाम है बेलगाम और असम में बंगाली और असमी भाषा को लेकर हमेशा उग्र विवाद देखने को मिलता है और इसका लाभ जो है कई राजनीतिक पार्टियां उठाती है। निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर गठित किया गया और भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया, लेकिन उससे यह समस्या समाप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो जन आकांक्षाएं हैं उसको प्रशासन द्वारा उस तरीके से पूरा नहीं किया गया जिसकी मांग लेकर वह अलग राज्य बनाने के लिए उठ खड़े हुए थे। प्रशासन द्वारा जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई और जिससे समस्या जटिल और विकराल होती जा रही है और जिससे क्षेत्रीय दल केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को हवा देते हैं। अब आप देखेंगे कि देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर भाषा के आधार पर अशांति है और अलग अलग क्षेत्रों के निर्माण की मांग की जा रही है। जैसे पूर्वांचल मिथिलांचल में मैथिली भाषा को लेकर एक अलग क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की बात की जा रही है। पूर्वांचल बोडोलैंड, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, गोरखालैंड, मराठवाड़ा, विदर्भ, महाकौशल, उड़ीसा, विंध्याचल, मरु प्रदेश, सौराष्ट्र, भोजपुर, तमाम आप गिनते चले जाइए और हर एक राज्य में आपको कोई ना कोई भाषाई अल्पसंख्यक भी मिल जाएगा। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है
यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो पंजाबी के आधार पर यदि पंजाब का गठन किया गया तो क्या पंजाब में हिंदी बोलने वाले नहीं हैं? और यदि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया तो क्या उसमें कोई और दूसरी भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं? तो इसलिए कि एक भाषा के आधार पर केवल राज्य का गठन कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान यह है कि हम भाषा को अपनी अस्मिता और भाषागत राजनीति करने के बजाय भाषा को केवल एक संपर्क सूत्र और अपने विचारों के आदान प्रदान के रूप में, एक माध्यम के रूप में यदि इस्तेमाल करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि भाषा के आधार पे ये सब राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर इससे एक बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल निकल के आता है जहाँ पे मैं समझता हूँ लैंग्वेज कोई इंडिविजुअल वेरिएबल नहीं, लैंग्वेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्चर, हिस्टोरिक जेनेसिस होता है किसी भी सिविलाइजेशन, तो लैंग्वेज बहुत डायरेक्टली रिलेटेड। तो जब एक लैंग्वेज की डिमांड, लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड होती है मदरलैंड की, नेशन फॉर्मेशन, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट की होती है। बहुत सारे केसेस में जेन्युइन मूवमेंट होती है, जैसे बोडोलैंड के आपने काम किया तो बोडोलैंड के अंदर जो डिमांड है वो इसी केस पे लिस्टेड, असमीज जो पॉपुलेशन है या असमीज जो कल्चर है वो डोमिनेट होती है, तो उनको उनका ह्यूमन शेयर नहीं बनता है ब्यूरोक्रेसी में। तो अगर हम ये कहें कि लैंग्वेज की डिमांड ही लैंग्वेज के बेसिस पे नेशन फॉर्मेशन की डिमांड को गलत माना जाएगा, तो कहीं ना कहीं नेशन फॉर्मेशन को अगर सवाल करना तो कहेगा कि नेशन क्या है, किसका नेशन है? इसका जवाब बहुत ही सरल हो सकता है, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज के आधार पर नेशन का फॉर्मेशन करेंगे फिर तो भारत में अगर हम लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बनाने चले जाएं फिर तो आप गिनती करते चले जाइए कि देश में कितने राज्य बने। एक बात। दूसरी बात यह है कि भाषा के आधार पर अपने लिए कुछ मांग करना गलत नहीं, अपने अधिकारों की रक्षा करना। जैसे हम बोडोलैंड या किसी भी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, जैसे कर्नाटक में मराठी लोग अल्पसंख्यक हैं या पंजाब में हिंदी भाषी अल्पसंख्यक, तो यदि ये भाषाई अल्पसंख्यक अपने लिए कुछ अधिकारों की मांग करते हैं और उसके लिए वह राजनीति करते हैं कि हम अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगे, वहां तक वो सही है। लेकिन जब यह संकीर्ण हो जाती है, इसका मतलब यह है कि जब हम भाषा के आधार पर ही सारी चीजें तय करने का निर्णय कर लेते हैं और यह मानते हैं कि सामने वाला जो भाषाई समूह है वह हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है या हमारी भाषा या हमारी संस्कृति या हमारे विरासत के लिए वो नकारात्मक चीजें कर रहा है, समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है। भाषा के आधार पर अपने अधिकारों की मांग करना, अपनी अस्मिता को बनाए रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको टकराव का मुद्दा बना लेते हैं वो समस्या उत्पन्न। धन्यवाद।